तो एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा नजदीक आपके बोर्ड एवं प्री बोर्ड दोनों परीक्षाएं हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का आपका मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। देखो, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर या फिर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के लिए एक नमूना प्रश्न पत्र है, जिसे आप कंप्लीट करके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, बोर्ड एक तरीके से हर एक पेपर से पहले ना पेपर की हिंट देता है भाई कि इस तरीके के क्वेश्चन हम देने वाले हैं ना। और बोर्ड भले ही कहता है कि केवल अभ्यास हेतु है, इससे परीक्षा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भाई पेपर में ना क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। और क्या न्यू सीबीएसई के क्वेश्चन ना, सीबीएसई पैटर्न के क्वेश्चन नए नए ला रहा है बोर्ड, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको बता देता है पहले से। और अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में नए क्वेश्चन देख करके ना आप आंसर नहीं लिख पाओगे एंड आपके जो है मार्क्स कम जाएंगे। देखो, आपके टोटल क्वेश्चन जो है 23 रहने वाले हैं। आपको जो समय है 3 आवर्स का मिलने वाला है एंड आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबर का रहने वाला है। आपके सोशल साइंस के इस मॉडल पेपर को ना मैं आपके सभी क्वेश्चन के साथ सॉल्व करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड में इसी प्रकार से यहां पे पेपर मिलने वाला है और ये उसका नमूना प्रश्न पत्र है। देखो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है ना, सारे आप इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड आपका जो मानचित्र है ना, वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं एंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे लेवल की कर लेते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की अगर तैयारी करनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है, तो जाकर के प्ले लिस्ट चेक कर लेना। बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको एक एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सही विकल्प आ जाए, जो कि आपके 6 नंबर के सबसे पहले पूछे जाने हैं। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, भाई सीढ़ीदार या सोपानी खेती करी जाती है? तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में। तो देखो, आप सभी को पता है सीढ़ीदार की बात करी जा रही है, मतलब इस तरीके से कह लो, है ना, इस तरीके से। तो सीढ़ीदार भाई पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र कहां पे भाई? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में आप देख सकते हैं पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड, है ना। तो बिल्कुल आपको आंसर लगा देना, इस तरीके से यहाँ पे होता है स्थान। और भाई सीढ़ीदार जब स्थान होगा तो सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती करी जाएगी, कहां पे? उत्तराखंड में, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है आपका काली मृदा। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है भाई? और इस चीज को याद रखना, काली मृदा देखो भाई जम्मू कश्मीर में तो नहीं, राजस्थान में भी नहीं, झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर इसका। और महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है ना। और इसमें ना कपास की खेती बड़ी ही भरपूर मात्रा में करी जाती है, कपास अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है, इसको याद रखना इस चीज को, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी भाई? तो 1980 में, 1973 में, 1976 में, 1970 में। देखो, जिसको भी पहले से आंसर पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करें, इससे आपको होगा क्या? इससे आपको ये होगा कि याद हो जाएगा, है ना। देखो, ये रहेगा आपका आंसर इसका, सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना। भाई ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। और आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जो है जारी, कब पारित किया गया था या फिर कब आया, है ना, कब आया था भाई, किस सन में आया था? तो आप लोग बता दीजिए, है ना, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी इरविन समझौता। गांधी जी, महात्मा गांधी और इरविन एक अंग्रेज था, है ना। तो इनका समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 3 मार्च 1932, 4 मार्च 1930 या फिर 2 मार्च 1933। तो इसका आंसर आपका रहेगा 5 मार्च सन 1931, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया? भाई देखो देखो, घुमा के पूछा ना क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि संविधान में कुल 22 भाषाओं को कुल जो है 8वीं अनुसूची में दर्ज करा गया है संविधान में, है ना, 22 भाषाओं को। अब इसमें पूछा गया हिंदी के अलावा, मतलब ये कि हिंदी छोड़ दी 22 में से, तो कितनी बची भाई? 21 बची ना, आंसर लगा दो, है ना। हिंदी के अलावा कितनी बची? 22 में से 21 बची ना, है ना, एक हिंदी हो गई, तो क्या हो गया आपका 21 आंसर, इसका राइट आंसर लगा देना। नेक्स्ट आपका है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बिल्कुल मैंने कंप्लीट करवाया है और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भाई। देखो, इसका आंसर आपका रहेगा केरल, बिल्कुल से याद कर लो इस चीज को, है ना। देखो, आगे बढ़ लेते हैं, ये रहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका बोर्ड पेपर आने वाला है ना, आप सभी को पता ही है। जैसे कि अभी ओपन बोर्ड ने आपके अर्धवार्षिक के पेपर बनाए थे, है ना, तो आपने देखा होगा कि जो है आपके कैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आए, और बोर्ड के तो आते ही आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान भाई आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 6 नंबर के रिक्त स्थान है ना। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा, भले ही देखो आप लोगों को भले ही यार कोई फायदा ना हो, लेकिन
आपको जो वीडियो मिल जाती है ना, अगर आप उस वीडियो को देख करके, ध्यान से देख करके तैयारी करके एग्जाम में जाओ तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आपके मार्क्स में जो है बढ़ोतरी होगी। इसलिए सब्सक्राइब करके रखो एंड वीडियो को ध्यान से देखा करो, क्योंकि जो क्वेश्चन बताता हूं ना बोर्ड में आते हैं और लास्ट ईयर क्वेश्चन देख करके स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया है ना। तो आप लोग भी अच्छा करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील खालिस्तान है। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील है ना, मानवों द्वारा बनाएगी सबसे बड़ी झील की बात करी जा रही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा गोविंद सागर झील। क्या, देखो भाई इस तरीके से लिखना है, गोविंद सागर और झील तो वहां पे लिखाई हुई है, तो झील आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देना। फर्स्ट का आंसर गोविंद सागर झील रहेगा। नेक्स्ट है आपका कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में खालिस्तान कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में बेवर कहा जाता है। क्या, बेवर, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह खालिस्तान है। तो कौन सा है, विशाखापट्टनम। भाई आंध्र प्रदेश की, आंध्रा की बात करी जा रही है, तो इसका आंसर आपका रहेगा विशाखापट्टनम, पट्टनम है ना, बड़ा खा बना हुआ है। नेक्स्ट आपका अफ्रीका के में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी, भाई कौन सी बीमारी है, रेंडर पेस्ट है ना, रेंडर पेस्ट नामक बीमारी जो है इस सन में बहुत तेजी से फैली। अगला है समान मजदूरी, इसका अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान जो है वेतन दी जाएगी। क्या, समान वेतन है ना, समान वेतन इसका राइट आंसर आपको लिखना था, है ना। समान मजदूरी है भाई, समान कार्य करेगा तो समान वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपका औसत आय को खालिस्तान कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, इसका आंसर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ बताने वाला हूँ। देखो सत्य असत्य भाई आ जाते हैं, है ना। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। भाई बिल्कुल सत्य, आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। भाई बिल्कुल सत्य है यार, कृषि से जब कच्चा माल उद्योग में नहीं जाएगा तो उद्योग क्या कर लेगा, है ना। नेक्स्ट है स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। स्मिथ फील्ड की बात करी जा रही है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य यहाँ पे हो जाएगा। क्या लगाएंगे, असत्य भाई। नेक्स्ट है आपका मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो ये आपका जो है बिल्कुल सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल सही है। और किसने करा था भाई, ये वो ह्यूम है ना, ये वो ह्यूम को याद रखना, इन्होंने जो है क्या करा था, कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में ये वो ह्यूम द्वारा करी गई थी, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है ना, मतलब आपका जो थर्ड नंबर का है वो असत्य है, बाकी सारे आपके सत्य हैं। चलिए आगे आपके दिए गए हैं इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट है हमारी सही जोड़ियां भाई, गुलामगिरी, इंग्लैंड, रिपब्लिकन पार्टी, सरकार का बेहतर, सारे कुछ मिलाएंगे एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ, है ना। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ियां आने वाली हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है गुलामगिरी भाई, है ना, इसकी जोड़ी आपको ज्योतिबा फुले से मिला लेनी है। कहाँ पे, ज्योतिबा फुले से, फर्स्ट की। सेकंड नंबर है आपका इंग्लैंड भाई, ईसाई धर्म, इंग्लैंड में या फिर अमेरिका से मिलेगी भाई, इंग्लैंड की मिलेगी आपकी कहाँ पे, लोकतंत्र से, है ना, नहीं सरकार का बेहतर रूप की लोकतंत्र से मिलाइएगा। 4 नंबर की देखो मैं पहले मिला देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध शासन के लिए, है ना, 5वें की यहाँ पे मिलाएंगे। 6वां है 100 दिन, भाई ये तो सभी को पता है, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलती है, 6वें का, है ना। और रिपब्लिकन पार्टी है भाई अमेरिका में, ये रहेगा 3रे का। और इंग्लैंड में क्या है, ईसाई धर्म। इस तरीके से आप यहाँ पे 2रे की लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से सारा कुछ कंप्लीट है भाई, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करते हो कि नहीं, लाइक तो कर ही दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो। अच्छा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखे भाई। 6 नंबर के एक शब्द या वाक्य में उत्तर आने वाला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं। भाई ये मैंने रटा के रखा है, आप लोगों को रटा के रखा है भाई। अगर देखो कृषि की बात करी जाए, कृषि है ना, कृषि क्षेत्र में मजदूरी वगैरह आ जाती है, तो ये कहाँ पे, ये प्राथमिक क्षेत्रों पर होता है। कहाँ पे, प्राथमिक। और अगर उद्योग की बात करी जाए, उद्योग वगैरह हो गई, ये कहाँ पे आते हैं, ये आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं ना। और अगर ये सेवाओं की बात करी जाए, सेवाएं जो होती हैं, डॉक्टर की सेवा, वकील, शिक्षक, मजदूर, है ना, ये कहाँ पे आती हैं आपकी, ये आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका आपका जो आंसर है वो है तृतीयक क्षेत्र। बिल्कुल से इस चीज को याद कर लो, इन तीनों को याद कर लो, किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भाई किसको नहीं पता यार, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इसको याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने करी थी भाई, कब की और किसने की, तो 1776 में की थी। कब, 1776 में यूनुस ने, है ना, 17 नहीं भाई, 17 में तो था ही नहीं है यार बांग्लादेश, 1976 में यूनुस ने, किसने,
यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस थे, यूनुस लिख दीजिएगा, चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? भाई निवेश को क्या कहा जाता है? तो उसे एफडीआई कहा जाता है ना। और देखो भाई, अगर बहुराष्ट्रीय की बात करी जाए तो एफडीआई कहा जाएगा यहाँ पे, है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कहते हैं, क्या एफडीआई को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष विदेशी, इस तरीके से लिखिएगा भाई, विदेशी निवेश, है ना। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे कंप्लीट रहेगा भाई। नेक्स्ट है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं भाई? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में आईसीटी कहते हैं, है ना। आईसीटी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, देखो कई बार क्या करता है कि फुल फॉर्म पूछता है, अब क्या कर रहा है, नए क्वेश्चन नए टाइप में बनाया ना, अब भाई आपको फुल रूप दिया गया, इसका आपको संक्षिप्त रूप लिखना है। अब देखो भाई नए नए क्वेश्चन, है ना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है भाई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसको मैं लिख देता हूं तो आपको याद कर लेना है। व्यापार, देखो मैं लिखते चलता हूं, ये इसका अगर इसका जो है ध्येय वाक्य है ना, इसको बढ़िया से अच्छा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, है ना। व्यापार विवादों को, क्या? व्यापार विवादों को सुलझाता, देखिए धीरे धीरे लिखते चलूंगा मैं, सुलझाता और वैश्विक, है ना, और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता है ना। सुगम, सुगम लिखा है, सुगम बनाता, मतलब एक तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, व्यापार विवादों को सुलझाता और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाता, है ना। ये कोटेशन टाइप में याद कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं मृदा अपरदन। अब आ जाते हैं दो अंकीय प्रश्नों की ओर भाई। तो आपका मृदा अपरदन से क्या समझते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाए जाने चाहिए? लिखिए भाई इन क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जो मृदा अपरदन है एक शब्द या वाक्य में भी बन सकता है, एंड 2 नंबर में तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल से लगातार रिपीट हो रहा क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर मैं आपके सामने रखूंगा। मृदा अपरदन क्या है भाई? मिट्टी का क्षरण एक तरीके से भाई, तो इसको याद कर लेना, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। चलिए मैं लाइट बंद कर देता हूं ताकि आपको ठीक तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं ना, देखिए तो मृदा अपरदन आपके सामने है, और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो भाई ये कदम उठाए जाने चाहिए भाई, उठा लो कदम, है ना। देखो मृदा अपरदन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी परत का जलवायु यानी किसी प्राकृतिक कारण से हट जाना, और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। सीढ़ीनुमा या सोपानी खेती भाई कहाँ पे? उत्तराखंड में करी जाती है जैसे, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जूट को सुनहरा रेखा भाई क्यों कहा जाता है? रेशा सॉरी, हाँ फाइबर, रेखा बोल गया मैं। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? अथवा में भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए, भारत की खाद्य फसल भाई कोई भी एक का लिखना है, और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों के भी नाम लिखिए भाई, है ना। गेहूं का भी लिखना है, जिसका भी आप लिखना चाहें फिर तो, है ना। जैसे गेहूं हो गया तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है, होता है, उत्तर प्रदेश में तो कह लो सबसे ज्यादा होता है। तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है भाई? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार होता है, सस्ता और टिकाऊ होता है। चलिए नेक्स्ट आपका खाद्य फसल और उनके उत्पादन क्षेत्र। खाद्य फसल कौन सी है हमारी? एक गेहूं हो जाएगी, और क्षेत्र कौन से? उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख है, पंजाब हरियाणा में भी गेहूं अच्छी तरीके से मतलब अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है हमारा भाई आधारभूत उद्योग से क्या आशा है? अथवा में कहता है कि भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। तो भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बढ़िया से 30 से 40 शब्दों में आंसर लिख देना। ये दिख रहा है ना दोनों क्वेश्चन। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। आधारभूत उद्योग पहले तो क्या होते हैं समझ लो भाई। आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे इस्पात हो गया, है ना, ऊर्जा उद्योग हो गया। और भारत में कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखना है। देखो भाई तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं जैसे जूट उद्योग हो गया, कपास उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, है ना, शक्कर उद्योग, है ना। तो ये क्या होते हैं? कृषि आधार भाई। गन्ना होगा उससे ना चीनी बनेगी, है ना, कपास से फिर कपड़े वपड़े बनेंगे, है ना, जूट से रेसेस वगैरह बनेंगे, है ना। तो ये सारे क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखिए ये हमारा 6 नंबर पेज अब थोड़ा इधर उधर हो गया था ये पेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा आपका स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर स्पष्ट करिए। अथवा में कहता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आप क्या समझते हैं? भाई क्या आशा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से? चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का बताते चलता हूं। तो ये रहेगा आपके सामने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। ये देख सकते हैं एक ही देश के भीतर जो होता है वो क्या क्या होता है आपका? वो आपका होता है स्थानीय व्यापार। मतलब यार एक ही मतलब स्थानीय स्तर पर हो रहा है, और मुद्रा विनिमय की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यार फिर दे देना बाद में, है ना, जरूरत नहीं होती है। मुद्रा विनिमय की आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और 2 या 2 से अधिक देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है यार। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है भाई? तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सड़कों से जोड़ना है ना, आवागमन को सुचारू रखना है, सुधार करना है उसमें, है ना। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जॉल बेरिन क्या भाई? अथवा कहता है कि नेपोलियन संहिता से क्या आशय है? नेपोलियन संहिता की बात करी जा रही है यार। चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो तो आपके समक्ष इसका जॉल बेरिन का आंसर आएगा। देखो 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 अब देखिएगा, ये लगा जॉल बेरिन 1834 में जर्मनी में
आर्थिक एकीकरण के लिए शुरू किया गया एक सीमा शुल्क संघ था। क्या? शुल्क संघ, मतलब टैक्स जो संघ कह सकते हैं, है ना। तो ये रहेगा। अगला है नेपोलियन संहिता से आशय क्या भाई? तो नेपोलियन संहिता कानूनों का एक ऐसा संग्रह था जिसने संपत्ति के अधिकार, समान नागरिक जो है अधिकार और जो कानून थे, धार्मिक स्वतंत्रता को कानूनी रूप दिया। वो नेपोलियन संहिता एक तरीके से संविधान था एक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोलियन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया भाई? 2 नंबर में क्वेश्चन है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, अभी लास्ट ही वीडियो डाला कुछ दिनों पहले, है ना। उसमें मैंने बताया था भाई कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। किस कारण लिया था भाई? तो ये चोरी चोरा नामक जो घटना हुई थी ना, चोरी चोरा नामक घटना के से उनको बहुत आघात पड़ा, क्योंकि वहां पे बहुत ही हिंसा हुई थी। उसके कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये रहा आपका क्वेश्चन भाई, ये रहा आपका आंसर। ये रहेगा, देखो। तो गांधी जी ने 1922 में चोरी चोरा कांड में हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बस छोटा सा आंसर यहाँ पे आप याद कर सकते हैं और थोड़ा डिटेल में और इसका लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रूलेट एक्ट क्या था और यह कब बना था? सन 1919 में रूलेट एक्ट आया था, जब यहाँ पे क्या कहें जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, उसके बाद ही कहें कि ये आया था। और ये क्या था, चलिए इसको देख लेते हैं। ये काला कानून था भाई, काला कानून कह करके भारतीयों ने इसका विरोध किया। देखिए यहाँ पे देखिए, अर्थ यह दमनकारी कानून था जो सरकार के को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था। अरे भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए भारतीयों ने इसका खूब जम तम के विरोध किया। वर्ष 1919 में ये आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कॉर्न लॉ से क्या आशा है भाई? कॉर्न लॉ की बात करी जाए अथवा में है आपका आयात शुल्क से क्या आशा है ना। कॉर्न लॉ एंड आयात शुल्क, चलिए दोनों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना था? गाथा गीत से क्या आशा है? चलिए 12 और 13 है, दोनों का आंसर मैं आपको साथ में दिखा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का देख करके स्क्रीनशॉट लेते जाना। कॉर्न लॉ क्या है भाई और अथवा में आयात शुल्क क्या था? तो कॉर्न लॉ होता है, कॉर्न लॉ 19वीं सदी में ब्रिटेन में लागू किया था, जो अनाज की आयात पर भारी शुल्क लगाते थे। टैक्स लगता था अनाज की आयात पर, है ना। अनाज आया उस पर शुल्क लगेगा, ये क्या है? कॉर्न लॉ है। नेक्स्ट है आपका आयात शुल्क। आयात शुल्क वह कर है जो किसी देश में बाहरी वस्तुओं की आयात पर लगाया जाता है। अगला था आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था भाई? तो लॉर्ड लिटन द्वारा सन 1878 में बनाया गया एक कानून था जो भारतीय भाषाओं को प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए, मतलब भारतीय भाषा जो अखबार वगैरह छप रहे हैं ना प्रेस के लिए, है ना, प्रेस के, है ना, उनमें ना भारतीय भाषाओं में ना उन्हें ना छापा जाए। मतलब जो प्रेस में जो अखबार वगैरह है, न्यूज़ वगैरह छप रही हैं, उन्हें भारतीय भाषाओं में ना लिखा जाए, है ना। ये एक एक्ट लाया था ये अंग्रेज। नेक्स्ट है आपका अथवा में गाथा गीत क्या है? गाथा गीत वे लोकगीत हैं जो किसी वीरता या ऐतिहासिक घटना का गाथा, मतलब वीर गाथा एक तरीके से ना कह सकते हैं, तो ऐतिहासिकता का वर्णन करते हैं। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस तरफ दिया गया है, देखो भाई। तो अगला क्वेश्चन ये 7वें नंबर का पेज है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी ना प्रिंटिंग में, तो चलिए ये रहेगा आपका यहाँ पर सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, है ना। देखिए ये रहेगा आपके सामने 8वें नंबर का पेज है। और 14 नंबर का प्रश्न है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? विभाजन सॉरी, हाँ। अथवा में कहता है कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, है ना। सत्ता का विकेंद्रीकरण अपन 9th क्लास में पढ़ के ही आए हैं और अभी भी उसको याद रखना। तो देख लेते हैं यहाँ पे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या होता है, ये इसका आंसर। तो ये रहेगा आपके सामने सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या कहलाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र राज्य, मतलब एक तरीके से बटी हुई सरकारें कह सकते हैं, है ना। केंद्र में बटी है सरकार, राज्य में फिर स्थानीय स्तर पर कई सरकारों का जो है अलग अलग से बांटा गया है, तो उनके अधिकारों को जो बांटा गया है वही सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा भाई क्या होता है? तो सत्ता का क्षैतिज बंटवारा सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया जाता है ना। क्षैतिज बंटवारा भाई 3 भागों में कह सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। इनके कार्य भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दल किसे कहते हैं? किन्हीं दो राजनीतिक, भाई आप ये तो बता ही सकते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखना है ना। तो कौन से होते हैं भाई राजनीतिक दल? चलिए देख लेते हैं। राजनीतिक दल नागरिकों का एक संग्रह होता है, संगठन होता है एक तरह, और जो चुनाव लड़ने और सरकार चलाने का प्रयास करता है ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, है ना, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और BJP, दोनों का आप नाम लिख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन कह रहा था कि शपथ पत्र से क्या आशा है भाई? शपथ पत्र, है ना, किसी भी मतलब एक तरीके से वो कसम वाली बात हो जाती है ना। शपथ पत्र एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति अपने द्वारा दी गई जानकारी की सच्चाई की कानूनी पुष्टि करता है ना। तो ये आपका शपथ पत्र रहेगा, है ना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं भाई? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करी जा रही है। तो नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का क्या है? इसका उदाहरण देकर सेवा क्षेत्र की बात की, अब वही तृतीयक क्षेत्र है ना ये, तो इसका उदाहरण के साथ आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर प्रच्छन्न बेरोजगारी और सेवा क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पे होती है? प्राथमिक क्षेत्र में होती है ना। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में होती है। चलिए भाई इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें लोग कार्यरत तो होते हैं लेकिन उनकी मेहनत का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि कार्य में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, है ना। मतलब किसी खेत में 5 की आवश्यकता है लेकिन 10-10 काम कर रहे हैं, है ना, मतलब जरूरी ही नहीं है।
फिर भी लगे हुए हैं, तो ये बेरोजगारी है। नेक्स्ट है आपका सेवा क्षेत्र क्या था, अथवा में था, है ना। तो सेवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं करने के बजाय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, है ना। तो ये क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र होते हैं, है ना। ये तृतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग आते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में कहता है कि मुद्रा क्या है, इसके दो कार्य लिखिए। 17 नंबर का प्रश्न है आपका, 2 अंकीय रूप में। चलिए इसका आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली, भाई ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बिना मुद्रा के किया जाता है। किसान गेहूं देकर के चावल, मतलब अदला बदली कर लो अपनी वस्तुओं की। नेक्स्ट है आपका मुद्रा क्या है, इसके दो कार्य। तो मुद्रा वह साधन है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में होता है। भाई कोई भी अपन को सर्विस चाहिए, कोई भी अपन को वस्तु चाहिए, तो अपन मुद्रा यानी कि रुपया, पैसा, है ना, मुद्रा है अपनी रुपया, तो उसके अकॉर्डिंग अपन खरीद सकते हैं, उसके आप उसकी मदद से खरीद सकते हैं ना, भाई एक साधन है अपना। इसके कार्य क्या होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन और संग्रहण करता है, भाई याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेज पे दिया गया है, देखो, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षिप्त में समझाइए भाई। अथवा में कहता है कि मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति एवं प्रजाति प्राणी जाति को नुकसान हो रहा है, उक्त संबंध में अपने विचार प्रकट करने हैं। भाई चलो इसका आंसर देख लेते हैं। 18 नंबर का, भारत में पहले तो कितने वर्गों में बटा गया है, तो भारत में चनों को, है ना, भारत में वनों को, सॉरी, हाँ वनों की बात की जा रही है, और ये यहाँ पर गलत हो गया यार, सॉरी, है ना, वनों की बात की जा रही है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। एंड मानवीय क्रियाओं में किस प्रकार से, चलिए ये रहेगा आपके सामने आंसर, मानवीय क्रियाओं में किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति को नुकसान है ना। तो ये रहेगा वनों की कटाई, शिक्षा, शिकार और अवैध व्यापार, प्रदूषण, भूमि का अतिक्रमण, है ना, 18 का अथवा रहेगा आंसर, है ना। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का प्रश्न, ब्रिटेन में महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर, है ना, हमले क्यों किए, कारण सहित लिखिए। तो देखिए इन्होंने हमले क्यों करे थे भाई, रोजगार का संकट था, आर्थिक असुरक्षा, शोषण, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ये 3 कारण लिखते हुए, इन कारणों के कारण ये सारी चीजें थी, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनको बताना है आपको। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखो स्टेपलर होता है ऊन को बांटने और उसकी गुणवत्ता जांचने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्टेपलर कहलाता है। और स्टेपलर क्या कहलाता है, जो ऊन को बांटेगा और उसकी गुणवत्ता जांचेगा, वो क्या है, वो व्यक्ति जो है स्टेपलर कहेंगे उसे। फूलर, ऊन के कपड़े से तेल और गंदगी हटाने वाला व्यक्ति, फूलर। कार्डिंग, ऊन के रेशों को अलग अलग करने की प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति, मतलब करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं ना। व्यक्ति ने जो ऊन के रेशों को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है उसे कार्डिंग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है संघीय शासन व्यवस्था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में बनने ही वाला है भाई, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। देखो तो संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, और भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर के समझाइए। चलिए 20 का आंसर हम देख लेते हैं, एंड इसको याद करके ही जाना है एग्जाम में। संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं आपके सामने, इसको कंप्लीट कर लेना। दोहरी सरकार होती है भाई, मतलब केंद्र में और राज्य में। अपने भारत में कौन सी संघीय शासन व्यवस्था है, मतलब केंद्र में, भाई केंद्र में मोदी जी बैठे हैं और राज्य में यहाँ पे कह लो मोहन यादव, है ना। तो अलग अलग शक्तियां होती हैं। अगला आपका लिखित संविधान, भाई अपना भी तो लिखित संविधान है, विशाल संविधान और बहुत बड़ा संविधान है ना। संघीय शासन के संचालन के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक होता है और होता ही है और रहे। संविधान की सर्वोच्चता, भाई संविधान को सर्वोच्च माना जाता है संघीय शासन व्यवस्था में। बस तीनों चीजें अपन अपने से रिलेट करते हुए पढ़ो तो याद रहेंगी। चलिए तो ये हो गया ना हमारा कंप्लीट। और अथवा में क्या था, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो ये आपके सामने रहेगा यहाँ पे, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन देखिए। संसूची विभाजन किया गया, संगठित, है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुच्छेद 246 में विधायी शक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारे 20 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट, है ना। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारत छोड़ो, है ना, 21 नंबर का प्रश्न है। ये 20 कंप्लीट हुआ। चलिए अब 21 को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। अथवा में कहता है कि समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए भाई, है ना। तो सबीना वेगी आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन दोनों पर आपको क्या लिखना है, समाचार पत्र में छापने के लिए इन पर एक रिपोर्ट लिखना, आर्टिकल लिखना है एक तरीके से, है ना। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है आपका, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। ब्रिटिश दमन, नेताओं की गिरफ्तारी, है ना, ये सारे कुछ कारण थे आंदोलन की असफलता के, है ना। ब्रिटिश दमन, नेताओं की गिरफ्तारी, आंतरिक विभाजन, युद्ध का प्रभाव, है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अथवा हम कहता है कि इन दोनों पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। चलिए भाई इसकी रिपोर्ट आप किस तरीके से लिखेंगे, है ना। इस तरीके से ये आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, इसमें उदाहरण क्या रहेगा, नमक कानून तोड़ना इसका जो है प्रमुख जो है इसका उद्देश्य था, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, है ना। अमृतसर में हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्या। जनरल डायर ने वहां पर निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई जिससे सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई थी, एक तरीके से, है ना, मारी गई। चलिए
नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इससे प्रभावित करने वाले 4 कारकों को। भाई 4 कारकों को 4 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की जा रही है, इंटरनेशनल ट्रेड। भाई इसे याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा हम कहते हैं कि परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माना जाता है। भाई परिवहन और संचार ये तो है ही जरूरी यार, अगर ये नहीं होगा आज के समय में तो यार बहुत बड़ी चीज है। और अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है, जब अपन की जो है सुख सुविधाएं जब नागरिकों को मिलेंगी तब ना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, है ना। कि जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, उक्त कथन के संबंध में अपने विचार जो है उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए, लिखिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझ लेते हैं। चलिए तो ये रहेगा आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसे प्रभावित करने वाले 4 कारक। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से है, और प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति, ये सारे क्या होते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अथवा मैं कह रहा था कि परिवहन और संचार के साधनों जो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाते हैं। तो देखिए ये रहेगा आपके सामने आंसर, इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट जो है कर लीजिएगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिएगा, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज व ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाइए। तो सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक इनको आपको दर्शाना था 4 नंबर में। और लास्ट क्वेश्चन है भैया आपके सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक। देखो ये तो अपने एमपी में, ये भी एमपी में, ये भी एमपी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे यार, लेकिन आप लोगों को इनको ढूंढ करके याद कर लेना है ना। तो देखिए चलिए मैं आपको, ये तो आपका लास्ट ही क्वेश्चन है एंड अभी कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया है ना, मुझे लग रहा है शायद रह गया, क्या नहीं रह गया, है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपने एग्जाम में जाइए एंड इन्हें अच्छे से तरीके से कर लेना। देखो अभी मैंने ये फाइंड नहीं कर पाया, बट हाँ ये रहा मैप, इसमें मैं करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो आएंगी, है ना। अभी तो लगातार से आ रही है एंड अभी मैप की वीडियो एक अलग से आएगी, एग्जाम के टाइम पर ही आएगी, है ना। तो वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चन को तैयार करके जाओ एंड अपने एग्जाम के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, प्लेलिस्ट में चेक कर लो यार, वीडियो आपको मिल जाएंगे एंड तैयारी अच्छी तरीके से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।